स्वागत। आज हमारे सामने कई दिलचस्प स्रोत हैं जिनसे हम कुछ जरूरी मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। विषय काफी फैले हुए हैं। अमेरिका के H-1B वीजा नियमों में बदलाव से लेकर भारत में नई जीएसटी संरचना और स्वदेशी पर जोर तक। हम MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई, अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस के बदलते समीकरण, मेघालय में यूरेनियम खनन पर उठे सवालों और शोध पत्रों तक पहुंच की चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और वैश्विक मुद्दे भी हैं। हाँ, वही फिलिस्तीन को मिलती अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और बाल्टिक सागर में बढ़ती सैन्य हलचल जैसे वैश्विक मसलों को भी समझेंगे। काफी कुछ है आज। हाँ जी। हमारा इरादा सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि इन अलग अलग दिखने वाले मुद्दों के बीच छिपे कनेक्शन को उजागर करना है, ताकि एक बड़ी तस्वीर उभर सके। सही है, डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी है। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं H-1B वीजा और प्रतिभा के मुद्दे से। ठीक है। अमेरिका में हाल ही में H-1B वीजा फीस को लेकर कुछ उथल पुथल हुई। पहले नई फीस की घोषणा हुई, फिर ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ी हुई फीस केवल नए आवेदकों पर लागू होगी, और वो भी सिर्फ एक बार। यह भारत के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि भारतीय पेशेवर इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। H-1B वीजा, जैसा कि हम जानते हैं, 1990 में इसलिए लाया गया था ताकि अमेरिकी कंपनियां बाहर से कुशल पेशेवर, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ला सकें, जहां अमेरिका में कमी महसूस हो रही थी। हाँ बिल्कुल। शुरू में ये 3 साल के लिए होता था, अब 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद या तो ग्रीन कार्ड का इंतजार करना होता है, या फिर 1 साल अमेरिका से बाहर रहकर दोबारा H-1B के लिए आवेदन करना पड़ता है। अच्छा। सालाना करीब 85,000 वीजा दिए जाते हैं, 65,000 सामान्य कोटे में और 20,000 अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री वालों के लिए। लेकिन ये पूरा मामला भारत के लिए एक पुरानी और गंभीर समस्या से जुड़ा है, ब्रेन ड्रेन, यानी प्रतिभा पलायन। हाँ, ये तो है। हमारे बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब बेहतर मौकों की तलाश में बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इस क्यों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ बेहतर सैलरी की नहीं है ना? नहीं, सिर्फ सैलरी की बात नहीं है। भारत में अवसरों की कमी, खासकर उच्च स्तरीय रिसर्च या तकनीकी भूमिकाओं में, ये एक बड़ा कारण बताया गया है। सही। इसके अलावा यहाँ का बुनियादी ढांचा, चाहे वो लैब सेटअप हो या सामान्य व्यापारिक प्रक्रियाएं, अक्सर धीमी और जटिल होती हैं। लाल पीताशाही का जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, वो रेड टेपिज्म वाली बात। एक स्रोत में प्रधानमंत्री के पुराने भाषण का हवाला भी है कि कैसे एक जमाने में देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजना विदेश भेजने से ज्यादा मुश्किल था। ये तो गजब है। यहाँ तक कि एक स्टार्टअप शुरू करना तो मुश्किल है ही, उसे बंद करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा है। एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक दोस्त को अपनी बंद पड़ी कंपनी, जिसका कोई लेन देन भी नहीं था, अच्छा, हाँ, उसे आधिकारिक तौर पर बंद करवाने में 8 महीने लग गए। 8 महीने सिर्फ बंद करवाने में? हाँ, तो ये माहौल प्रतिभा को रोकता है, एक तरह से। बिल्कुल रोकता है। और इसी माहौल से जुड़ी एक और कड़ी है ज्ञान तक पहुंच की। हाँ, वो साइहब वाला मामला। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया आदेश, जिसमें साइहब और लिबजेन जैसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को कहा गया है, वो इसी तरह से इशारा करता है। ये वेबसाइट्स तो शोध पत्रों तक मुफ्त पहुंच देती थी ना? हाँ, वही अकादमिक शोध पत्र, जिन्हें खरीदना अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। भारत में छात्र, शोधकर्ता और यहाँ तक कि कई संस्थान भी इन महंगे जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते। IIT दिल्ली का उदाहरण भी था शायद स्रोतों में। हाँ बिल्कुल, कि कैसे बुनियादी लैब केमिकल सेटअप के लिए भी महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। ये स्थिति ज्ञान की कृत्रिम कमी, मतलब आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ नॉलेज पैदा करती है। इसका सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ, यानी हम जैसे विकासशील देशों पर पड़ता है, जहां संसाधनों की कमी पहले से ही है। मतलब दिमाग तो है, पर साधन नहीं। बिल्कुल। आप बेहतरीन दिमाग तो रख सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास काम करने के लिए जरूरी संसाधन और नवीनतम जानकारी ही ना हो, तो वो क्या करेंगे? हाँ, और एक स्रोत में ये बात भी सामने आई थी कि कैसे कुछ प्रोफेसर अनौपचारिक रूप से अपने निजी सब्सक्रिप्शन छात्रों के साथ साझा करते हैं। देखिए, ये जुगाड़ तो है। हाँ, समस्या की गंभीरता तो दिखाता है, लेकिन जाहिर है ये कोई स्थायी या सही समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या H-1B वीजा नियमों में ये मामूली बदलाव कि फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लगेगी, क्या ये प्रतिभा पलायन पर कोई बड़ा असर डालेगा? ये अगला माइक्रोसॉफ्ट या गूगल बनने की संभावना बढ़ती है? देखिए, सिर्फ इस वीजा फीस के बदलाव से कोई क्रांति नहीं आने वाली। जैसा मैंने कहा, ये नए आवेदकों पर है। हाँ, असल मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा है। प्रतिभा को वापस बुलाना एक बात है, लेकिन उन्हें यहाँ टिके रहने और फलने फूलने का माहौल देना बिल्कुल दूसरी। सही कहा।
माहौल जरूरी है। इसके लिए हमें अपने R&D इकोसिस्टम में भारी निवेश करना होगा, लैब बनानी होंगी, नौकरशाही कम करनी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ रैंकिंग में सुधार का मामला नहीं है। जमीनी हकीकत बदलने की बात है। हाँ, जमीनी हकीकत बदलने का नाम है जब स्रोत बताते हैं कि आज भी GST रजिस्ट्रेशन जैसी सामान्य प्रक्रिया के लिए कथित तौर पर घूस देनी पड़ सकती है। अच्छा, अभी भी? हाँ, ऐसा स्रोतों में जिक्र है। तो ये दिखाता है कि हमें अभी कितना लंबा सफर तय करना है। सिर्फ वीजा नियमों में बदलाव से प्रतिभा यहाँ रुकने वाली नहीं है जब तक उन्हें यहाँ विश्व स्तरीय काम करने का माहौल और सम्मान ना मिले। प्रतिभा को देश में रोकने की इसी चुनौती से सीधे तौर पर जुड़ा है सवाल कि देश के भीतर आर्थिक अवसर और आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसी दिशा में हाल ही में GST 2.0 लागू करने की बात सामने आई है, जिसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, GST 2.0? हाँ, बताया जा रहा है कि 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर अब मुख्य रूप से 0%, 5%, 18% और लग्जरी या सिन गुड्स के लिए 40% का स्लैब होगा। ओके, मतलब 4 स्लैब रह जाएंगे मोटे तौर पर। हाँ, कहा जा रहा है कि इसका मकसद उपभोग यानी कंजम्पशन को बढ़ावा देना है। कंजम्पशन। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर फिर से जोर दिया है। हाँ, ये स्वदेशी का आह्वान, ये हमें 1905 के ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की याद दिला सकता है। हाँ, लेकिन फर्क है शायद। बिल्कुल, एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। 1905 का आंदोलन मुख्य रूप से विदेशी माल के बहिष्कार पर केंद्रित था, एक राजनीतिक हथियार के तौर पर। आज का मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का जोर बहिष्कार से ज्यादा अपनी क्षमताओं के निर्माण पर है। क्षमता निर्माण। लेकिन यहाँ असली चुनौती क्या है? चुनौती दोहरी है मेरे हिसाब से। पहली, क्या हमारे पास हर विदेशी उत्पाद का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, उन्नत मशीनरी जैसे क्षेत्रों में उतनी ही गुणवत्ता वाला भारतीय विकल्प पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और दूसरी, मेक इन इंडिया का मतलब अक्सर ये हो जाता है कि विदेशी कंपनियां भारत में आके असेंबलिंग या उत्पादन कर रही हैं। मतलब कंपनी विदेशी ही है? हाँ, ना कि भारतीय कंपनियां खुद वैश्विक स्तर के उत्पाद डिजाइन और विकसित कर रही हैं। स्रोत में कोलगेट का उदाहरण दिया गया, बनता भारत में है पर कंपनी भारतीय नहीं। अच्छा। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तुलना भी इसी संदर्भ में की गई है। हाँ, वो कैसे बांग्लादेश आगे निकल गया? हाँ, कैसे एक समय पीछे रहा बांग्लादेश, आज टेक्सटाइल निर्यात में भारत से, खासकर पश्चिम बंगाल से, काफी आगे निकल गया है। इसके पीछे स्थिर औद्योगिक नीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति और वैश्विक बाजार की जरूरतों को समझने जैसे कई कारक रहे होंगे। तो सिर्फ नारा देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, उसके लिए जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण करना होगा। और क्षमता निर्माण का एक अहम पहलू रक्षा क्षेत्र भी है। बिल्कुल। इसी आत्मनिर्भरता के संदर्भ में हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई दी है। हाँ, ये बड़ी खबर थी। ये विमान लगभग 60 साल यानी 6 दशकों से सेवा में थे। 1963 में शामिल हुए। सोचिए, 60 साल। हाँ, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने लाइसेंस के तहत इनका निर्माण भी किया। इन्होंने 1965-1971 की युद्धों से लेकर कारगिल और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक कई अहम मौकों पर भूमिका निभाई। बिल्कुल, इनका इतिहास तो शानदार रहा है। हालांकि ये भी सच है कि इनके लगातार हादसों के कारण इन्हें उड़ता ताबूत या फ्लाइंग कॉफिन जैसा दुखद नाम भी मिला। हाँ, वो भी एक हकीकत है। सुरक्षा रिकॉर्ड पर सवाल उठते रहे हैं। तो अब इनकी सेवानिवृत्ति को कैसे देखा जाए? क्या ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है? देखिए, MiG-21 की सेवानिवृत्ति निश्चित रूप से वायुसेना के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक जरूरी कदम तो है। लेकिन ये आत्मनिर्भरता की राह आसान नहीं है, खासकर जब बात जटिल टेक्नोलॉजी की आती है, जैसे लड़ाकू विमानों के इंजन। हाँ, इंजन तो बहुत जरूरी हैं। हमारे स्वदेशी कावेरी इंजन परियोजना में हुई दशकों की देरी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज भी हम महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों और पुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। सही मायने में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में बहुत बड़े और लगातार निवेश की जरूरत है। और एक पूरा इकोसिस्टम भी चाहिए होगा। बिल्कुल, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जो इनोवेशन को बढ़ावा दें। यहीं पर भारत और चीन के विकास मॉडल की तुलना दिलचस्प हो जाती है, जैसा कि कुछ स्रोतों में इशारा किया गया है। चीन ने कैसे किया? चीन ने बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित किया, लेकिन साथ ही राज्य नियंत्रित कंपनियों के जरिए रणनीतिक क्षेत्रों में महारत हासिल की। उन्होंने भविष्य की तकनीकों जैसे हाइड्रोजन फ्यूल या एडवांस सेमीकंडक्टर्स में भारी निवेश करके खुद ही मांग पैदा की। अच्छा, उन्होंने डिमांड क्रिएट की। हाँ, इसके विपरीत
भारत का विकास मॉडल ज्यादातर मौजूदा मांग पर निर्भर रहा है। हमें आज़ादी के बाद से लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। नेविक जैसी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली बनाना निश्चित रूप से सही दिशा में एक सराहनीय कदम है, लेकिन चीन जैसी व्यापक औद्योगिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने का सफर अभी बहुत लंबा और चुनौतियों भरा है। तो जहां एक तरफ हम घरेलू मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं वैश्विक मंच पर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया बदल रही है तेजी से। एक अहम घटनाक्रम फिलिस्तीन को लेकर हुआ है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल जैसे कई पश्चिमी देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। G7 देशों के इस कदम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? ये वाकई एक बड़ा बदलाव है, खासकर पश्चिमी देशों की पारंपरिक नीति को देखते हुए। ये कदम 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 राष्ट्र समाधान। हाँ, इजराइल के साथ साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के विचार को मजबूती देता है। अगर हम इतिहास देखें तो 1917 की बाल्फोर घोषणा ने इजराइल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। दिलचस्प बात यह है कि भारत उन पहले गैर अरब देशों में से था जिसने 1988 में ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी थी। अच्छा, हमने तो पहले ही दे दी थी। हाँ, अब पश्चिमी देशों का ये कदम, खासकर G7 के सदस्यों का, इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाता है। और इजराइल की प्रतिक्रिया? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया बहुत सख्त रही है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने कार्यकाल में फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनने देंगे। ओह, तो तनाव बढ़ेगा। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका है। भारत जैसे देशों के लिए, जिनके इजरायल और अरब देशों दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, ये स्थिति संतुलन साधने को और भी जटिल बना देती है। मुश्किल है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि दशकों पुरानी भू राजनीतिक मान्यताएं भी बदल सकती हैं और इसका असर वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। एक और ऐसी ही भू राजनीतिक हलचल अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर है। हाँ, बगराम। खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन इसे तालिबान या मौजूदा अफगान सरकार से वापस मांग रहा है। आखिर ये एयरबेस इतना खास क्यों है? बगराम एयरबेस की भौगोलिक स्थिति ही इसे बेहद रणनीतिक बनाती है। ये अफगानिस्तान में ऐसी जगह पर है जहां से ईरान, मध्य एशिया के देश और सबसे महत्वपूर्ण चीन का शिनजियांग प्रांत ज्यादा दूर नहीं है। शिनजियांग, जहां चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। हाँ, याद करें, चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण शिनजियांग के लोप नोर में ही किया था। इस बेस का इतिहास भी रोचक है। इसे बनाया सोवियत संघ ने था। अच्छा, सोवियत ने बनाया था। हाँ, फिर 91 के बाद अमेरिका ने इसका बड़े पैमाने पर विस्तार और इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ऐसी अटकलें थीं कि इस पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब अमेरिका इसे वापस क्यों मांग रहा है? चीन पर नजर रखने के लिए? हाँ, ये अमेरिका की चीन को घेरने या उस पर नजर रखने की उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जमीन का एक टुकड़ा भी कितना कीमती हो सकता है। और कैसे बड़ी शक्तियां अपने हितों के लिए अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यहाँ वो कहावत याद आती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। और इसी तरह की सैन्य गतिविधियों की खबरें बाल्टिक सागर से भी आई हैं, जहां रूसी विमानों की उड़ानें देखी गई हैं। हाँ, बाल्टिक सागर हमेशा से ही भू राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यह एक घिरा हुआ समुद्र है जिसके तट पर कई देश हैं। कौन कौन से देश हैं वहाँ? स्वीडन, फिनलैंड जो अब नाटो सदस्य हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश, रूस का कैलिनिनग्राद एक्सक्लेव, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। अच्छा, काफी देश है। हाँ, इसमें बोथनिया और फिनलैंड की खाड़ियां भी हैं। ये सीधे तौर पर रूस और नाटो के बीच एक सीमा बनाता है। और कैलिनिनग्राद, वो तो रूस का हिस्सा है पर अलग है। हाँ, रूस का कैलिनिनग्राद शहर, जो रूस की मुख्य भूमि से अलग पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है, इसी बाल्टिक तट पर है और रूस के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह उदाहरण दिखाता है कि देश अपनी रणनीतिक लोकेशन क्यों नहीं छोड़ना चाहते। बाल्टिक सागर में रूस की किसी भी बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि पर नेटो देश कड़ी नजर रखते हैं, क्योंकि इसे वे अपनी सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के तौर पर देखते हैं। तो ये भी एक तनाव का केंद्र है। बिल्कुल, वैश्विक तनावों का एक और केंद्र बिंदु। वैश्विक तनावों से हटकर अब देश के भीतर एक अहम मुद्दे पर आते हैं, जिसका जिक्र स्रोतों में है। मेघालय में यूरेनियम खनन को लेकर विवाद। हाँ, ये भी एक जरूरी मुद्दा है। बताया गया है कि खासी हिल्स क्षेत्र में, खासकर डोमिया सियात और वहाकाजी जैसी जगहों पर, स्थानीय आदिवासी समुदाय प्रस्तावित यूरेनियम खनन या अन्वेषण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये मामला कई परतों वाला है।
मुख्य मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कथित तौर पर एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी एक सरकारी आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश किस बारे में? इस आदेश के तहत महत्वपूर्ण और परमाणु खनिजों, जिनमें यूरेनियम भी शामिल है, के खनन या अन्वेषण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श यानी पब्लिक कंसल्टेशन की आवश्यकता को खत्म या शिथिल करने की बात कही गई है। मतलब लोगों से पूछने की जरूरत नहीं? हाँ, या उसे कमजोर करने की बात। ये कदम सीधे तौर पर संविधान की छठी अनुसूची यानी 6 शेड्यूल के प्रावधानों से टकराता हुआ दिख रहा है। छठी अनुसूची ये क्या है? ये छठी अनुसूची महत्वपूर्ण है क्योंकि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को अपने स्थानीय मामलों, जमीन, जंगल और परंपरागत नियमों के प्रबंधन में काफी हद तक स्वायत्तता देती है। अच्छा, ऑटोनॉमी देती है। हाँ, इसके लिए स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs बनाई गई हैं। इसलिए केंद्र का ये आदेश इन ADCs के अधिकारों और स्थानीय समुदायों की सहमति लेने की प्रक्रिया को कमजोर करता है। और जाहिर है, स्थानीय लोगों की चिंताएं सिर्फ अधिकारों के हनन तक सीमित नहीं होंगी। पर्यावरण का क्या? बिल्कुल, उनकी चिंताएं पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर हैं। यूरेनियम खनन से पानी, मिट्टी और हवा के प्रदूषण का खतरा, जिसका असर खेती और जीवन यापन पर पड़ेगा। विस्थापन का डर भी होगा। हाँ, विस्थापन का डर भी है। और सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि यूरेनियम रेडियोधर्मी होता है। हाँ, रेडिएशन का खतरा। बिल्कुल, इसके खनन से निकलने वाले विकिरण के संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब ये माना जाता है कि ऐसी किसी भी परियोजना के लिए स्थानीय समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति यानी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट FPIC लेना जरूरी है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है भारत में? स्रोतों में झारखंड के सिंहभूम जिले का भी जिक्र है, जहां यूरेनियम खनन का लंबा इतिहास रहा है और वहां भी इसी तरह के पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उठते रहे हैं। तो ये मेघालय का मामला दिखाता है कि कैसे विकास और स्थानीय अधिकारों में टकराव होता है। हाँ, कैसे विकास की जरूरतों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच अक्सर तनाव पैदा होता है और कैसे कभी-कभी प्रशासनिक आदेशों का इस्तेमाल संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। वैसे यूरेनियम मिलता कहाँ है भारत में? वैसे जानकारी के लिए बता दें कि यूरेनियम रासायनिक प्रतीक U, परमाणु संख्या 92, एक भारी धातु है। भारत में इसके भंडार मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मेघालय में पाए जाते हैं। केरल के मोनाजाइट रेत में भी थोरियम के साथ मिलता है। और दुनिया में? वैश्विक स्तर पर कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बड़े उत्पादक हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैसे ये अलग-अलग मुद्दे, चाहे वो H1B वीजा हो, GST हो, MiG-21, फिलिस्तीन, बगराम या फिर मेघालय का यूरेनियम, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, एक धागे में पिरोए हुए लगते हैं। अमेरिका का H1B वीजा नियम भारत में प्रतिभा पलायन और R&D के माहौल को प्रभावित करता है। देश में बेहतर माहौल बनाने की जरूरत हमें आर्थिक नीतियों जैसे GST और मेक इन इंडिया की प्रभावशीलता पर सोचने को मजबूर करती है। रक्षा में आत्मनिर्भरता का सवाल हमें MiG-21 की विदाई और स्वदेशी तकनीक की चुनौतियों तक ले जाता है। सही है। वहीं वैश्विक मंच पर फिलिस्तीन और बगराम जैसे मुद्दे दिखाते हैं कि भारत को कितनी जटिल भू राजनीति में अपना रास्ता बनाना है। संतुलन साधना बहुत जरूरी है। और अंत में मेघालय का यूरेनियम विवाद हमें याद दिलाता है कि विकास और स्थानीय अधिकारों के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी और मुश्किल है। बिल्कुल, इन सभी चर्चाओं को समेटते हुए एक बड़ा सवाल उभरता है मेरे मन में। क्या? हमने देखा कि भारत के सामने चुनौतियों का अंबार है। अंदरूनी तौर पर लाल फीताशाही, कमजोर शोध ढांचा, R&D में निवेश की कमी और संसाधनों को लेकर शासन के मुद्दे। बाहरी तौर पर बदलती वैश्विक व्यवस्था और भूराजनीतिक दबाव। हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं। ऐसे में अगर भारत को अपनी वास्तविक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है और सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है, तो इन सब में से वो कौन सा एक सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे प्राथमिकता देने की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो शिक्षा और R&D में आमूलचूल परिवर्तन है? क्या वो नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर निर्णायक वार है, या फिर कुछ और? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए